Yeah, welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara again with a new video. This video is for class 6th political science, social and political life first. इस वीडियो में हम लेसन फर्स्ट के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें मैंने लेसन फर्स्ट का एक वीडियो पहले पब्लिश कर दिया है। जो स्टूडेंट नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। हम इस लेसन के अंदर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं। मैंने बताया था डाइवर्सिटी का मतलब होता है लाइफ में वेरिएंस। इस अर्थ में जो भी आपको वेरिएंस दिखता है दैट इज डाइवर्सिटी। एक ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई बोना है। ये जो भी वेरिएंस हमें दिखते हैं ये ये बहुत जरूरी है और ये अपने आप में यूनिक है। कोई भी आदमी, कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी क्षेत्र, कोई भी स्थान, कोई भी जगह जो भी भिन्न है वो उसकी अपनी विशेषता है। वो किसी भी एंगल में दूसरे से कम नहीं हो सकती। हम किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर उसकी क्षमताओं को कम नहीं आंक सकते और ऐसा होता भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हिंदू होने से मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता या मुस्लिम होने से मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता या कोई और धर्म का होने से नहीं हो सकता। मानसिक क्षमताएं अपने अलग स्तर की होती हैं, धर्म एक अपने अलग स्तर का होता है। तो यहाँ यही पढ़ने की बात है कि डाइवर्सिटी जो होती है वो यूनिक होती है, उसकी एक अपनी विशेषता होती है। किसी भी विभिन्नता के आधार पर व्यक्ति को हम कम नहीं आंक सकते। ये डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। डाइवर्सिटी हम जीवन में जीने जीने का तरीका सिखाती है। अदरवाइज हम अपने जीवन से कभी के बोर हो चुके होते। हम विभिन्न तरह के लोगों को, समाज को, धर्म को, भाषा को, जाति को देखते हैं, जिससे हम भी उनसे कुछ नई चीजें सीखते हैं। हम आगे इस लेसन में पढ़ते हैं। तो जो मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, उनसे फिर से निवेदन है कि उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाउ फॉर द लेसन्स। डाइवर्सिटी इंडिया, इससे पहले हमने डाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ ली है। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, विविधता। भारत में विविधता, हमने इससे पहले इसकी विशेषताएं पढ़ ली है। अब हम देखेंगे भारत में विविधताएं हैं कि नहीं है। क्या भारत में विविधताएं हैं और है तो किस स्तर की हैं, ये चीजें हम यहाँ से पढ़ेंगे। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। भारत तो विविधताओं का देश है। भारत तो विविधताओं का देश है। दुनिया में जितने धर्म है ना, उन धर्मों के सभी धर्मों के लोग इंडिया में निवास करते हैं। आप देख लीजिए, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म इंडिया में रहते हैं। बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म और संस्कृति है ऑलमोस्ट भारत में है। तो भारत तो विविधताओं का देश है। इसके अलावा धर्म ही नहीं है। भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती है। इतने से ज्यादा ही त्योहार मनाए जाते हैं। आप भौगोलिक आधार पर भी भारत की विभिन्नताओं को दे सकते हैं। भारत में विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ की जो चोटी है वो भी भारत में है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा, या हम कह सकते हैं कि सबसे विविध मरुस्थल है। भारत का जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से भरा हुआ का मतलब है कि मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ जीवन में बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती है। दुनिया के किसी भी मरुस्थल के अंदर इतनी विविधताएं नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ मरुस्थल जहाँ भी होते हैं तो वहां से कंटीली झाड़ियां और रेतीले टिब्बे और बंजर भूमि होती है। लेकिन अपने यहाँ राजस्थान के इंडिया के इस मरुस्थल के अंदर हमें ये देखने को हमेशा मिलता है कि यहाँ फूल वाले पौधे भी मिलेंगे, बड़े पत्ते वाले पौधे भी मिलेंगे, कंटीली झाड़ियां भी मिलेगी, घास के मैदान भी मिलेंगे, बंजर भूमि भी मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्र भी मिल जाएगा और उपजाऊ भूमि भी मिलेगी। मरुस्थल होने के बावजूद इतनी ज्यादा विविधताएं भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है और कहीं भी नहीं मिलती। तो भारत विविधताओं का देश है। आगे हम पढ़ते हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। वी वेरियस टाइप ऑफ फूड, और अलग अलग प्रकार का हम खाना भी खाते हैं, भोजन भी रखते हैं। सब लोगों का अलग अलग धर्म है तो सबकी अलग अलग संस्कृति है, तो सबका खान पान भी अलग होता है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, हम लोग अलग अलग त्योहार भी मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, वो अलग अलग धर्मों को भी मानते हैं। बट एक्चुअली
If you think about it, we do many things that are similar except that we do in different ways. लेकिन जो कुछ भी चीज़ें हम करते हैं, वो अलग-अलग हो सकती है, लेकिन उनका करने का जो तरीका है, वो एक क्या है, सेम सा ही रहता है। नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब ये तो ऊपर वाली तो ये बात होगी। अब ये है कि हम डाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली कैसे समझें? अच्छे ढंग से इसको कैसे समझें, ये हमें समझना है। तो डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करें? A little more than 100 year ago की बात है कि थोड़े से या सैकड़ों ईयर पहले की बात है और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, है ना? ये बस होगा BUS बस, कार और cars and became part of our lives. People traveled from one part of world to another in ship on horse, इन शिप यहाँ कोमा ऑन हॉर्स, ऑन कैमल्स, ऑन फूट। तो ये कहने का यहाँ मतलब है कि विविधताओं को समझने का तरीका बताया गया है कि हमारे यहाँ एरोप्लेन, बस, कार, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ट्रांसपोर्टेशन मोटर ट्रांसपोर्टेशन के शुरू होने से पहले लोग पूरे संसार में यात्राएँ करते थे, या तो जहाज़ों में किया करते थे, या हॉर्स बैक राइड किया करते थे, या कैमल राइडिंग हुआ करती थी, या लोग पैदल चला करते थे, है ना? अब ये और समझे आगे देखते हैं क्या आता है। Often then often they went in search of new lands। और जब तक मोटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ था, मशीनरी जब तक नहीं आई थी, तब तो लोग ऊँट से यात्रा करते थे, हॉर्स बैक पे यात्रा करते थे, पैदल भी चलते थे, है ना? कुछ लोग बोट पानी में चलाया करते थे, मोटर वाली बोट नहीं हुआ करती थी, वो अलग तरह की बोट हुआ करती थी। तो वो सब लोग न्यू लैंड की सर्च में, नई जगह के सर्च की तलाश किया करते थे। लोग हमेशा ये सोचते थे कि हम कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ हम आराम से रह सकें, जहाँ पानी की व्यवस्था, उपजाऊ भूमि भी हो, है ना? और न्यू प्लेस टू सेटल इन फॉर पीपल टू ट्रेड विद, ताकि वो उससे व्यापार भी कर सकें, एंड बिकम इट टू बिकॉज़ इट टूक सो लॉन्ग टू ट्रैवल। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोगों को काफ़ी समय लगता था और ट्रैवलिंग भी लंबी हो जाया करती थी। वन्स दे गोट अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर। जब भी लोगों को अच्छा स्थान मिलता, उनके लिए उपयुक्त स्थान मिलता, लोग वहाँ सेटल होना शुरू कर देते। ओपन फॉर अ लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहते। Many they left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat। बहुत सारे लोग अपने रहने वाले स्थान बाद में छोड़ देते, क्योंकि जिस स्थान पे वो रहते, वो स्थान या तो फेमन आपदाओं से भरा होता था, भूकंप वगैरह आते थे, या ज्वालामुखी आती थी, या अकाल पड़ता था, बाढ़ आती थी, या ड्राउट सूखा पड़ जाता था, अकाल हो जाता था। दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। इसकी वजह से उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता था। मतलब लोग एक जगह रहते, कुछ वर्षों के बाद उस जगह को छोड़ देते थे, क्योंकि उस जगह पर रहने से उनको उस जगह की समस्याओं के बारे में पता चल जाता था कि इस जगह तो बारिश नहीं होती है, हमेशा अकाल पड़ता है, या यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, या भूकंप आते हैं, नेचुरल क्लाइमेटी जाती है। इनकी वजह से वो स्थान छोड़ देते थे और नए स्थान की तलाश में चले जाते थे। तो सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग तो काम की तलाश में वहाँ से छोड़ के चले जाते थे, व्हाइल अदर लेफ्ट बिकॉज़ दे वर वॉर्स। कुछ लोग स्थान इसलिए छोड़ दिया दिया करते थे क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा या युद्ध ज़्यादा हुआ करता था। जैसे जो भी बॉर्डर एरिया जो होते हैं, है ना? जैसे राजस्थान का बॉर्डर या पाकिस्तान के साथ में है, पंजाब का है, गंगानगर का है ना? यहाँ पे क्या है कि रेंजर्स की तरफ से गोलीबारी होती रहती है, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, उनका जीवन हमेशा दुर्भर रहता है और खतरों से भरा रहता है, क्योंकि पता नहीं कब गोलियाँ चल जाए। तो इसकी वजह से लोग जगह छोड़ दिया करते थे, लेकिन आजकल नहीं छोड़ते, क्योंकि आजकल नई जगह कहीं बची भी तो नहीं है ना। ये बहुत समय पहले की, जब जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी और बहुत सारी जगह ऐसी ही पड़ी रहा करती थी। समटाइम्स एज़ दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेस, people began to change a little, and at other times they managed to do something in the old ways। जब भी लोग अपना घर बनाते हैं, अपना घर चेंज करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन कैसे करते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके। जिस भी नई जगह गए, तो वहाँ के उसको उसके उसनो घरों को देखा, देखा कि ये लोग घर कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आने से, ये थी तो विविधता कि कुछ लोग एक अलग तरीके से घर बनाया करते थे, कुछ लोग अलग तरीके से घर बनाया करते थे। लेकिन जब दोनों मिले, तो दोनों ने दोनों के घरों को देखा, दोनों में थी विविधता, लेकिन दोनों ने कुछ न कुछ अपने से सीखा।
तो विविधता जो जो होती है वो जीवन में हमें सिखा देती है। आते हैं तो देयर लैंग्वेज, और इस तरह से उनकी लैंग्वेज भी अलग-अलग होती थी। देयर फूड, उनका खाना भी अलग-अलग होता था। जब 2 व्यक्ति कम्युनिटी मिलती तो उनका भाषा भी अलग-अलग थी, उनका भोजन भी अलग था, म्यूज़िक भी अलग थे, रिलिजन्स भी अलग था, बिकेम द मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। और इस तरह से 2 कम्युनिटी आपस में मिलती है तो खाना, भोजन-पीना, रहना, धर्म, संस्कृति मिक्स हो जाती है। और आउट ऑफ दिस इंटरमिक्स ऑफ ए कल्चर, इसे एक कल्चर, इंटरमिक्स कल्चर डेवलप होती थी। केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, इससे एक नई चीज का निर्माण होता और नई चीज का विकास होता था। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस shows us how many different culture influences have helped to shape life and culture there। हमें इतिहास ये सिखाता है, हिस्ट्री ऑफ द मेनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों का ये इतिहास हमें बताता है, shows बताता है us how many different culture इन्फ्लुएंसेस, कि भिन्न-भिन्न तरह की जो संस्कृति है, उन्होंने किस तरह से एक-दूसरे को प्रभावित किया, हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। किस तरह से विभिन्न तरह की संस्कृति आपस में मिक्स होकर के उन लोगों के जीवन को एक नया रूप दिया, एक जीवन को विकसित रूप में दिया। Thus, regions became very diverse because of their unique historic। जिस स्थान पे अलग-अलग तरह की कम्युनिटी जाके बसती, अलग तरह के धर्म, संस्कृति, भाषा के लोग बसते, तो वो क्षेत्र यूनिक बन जाता, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ व्यापारिक स्थितियाँ सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे हम मान सकते हैं, अगर इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ही होती, तो हमें देखने के लिए, हमारे सेलिब्रेशन के लिए मुश्किल से साल में 2 या 3 फेस्टिवल आते हैं। और जब भी फेस्टिवल सीज़न चलता है, तो मार्केट में गैदरिंग ज़्यादा होती है। मार्केट के अंदर सेलिंग ज़्यादा होती है। अगर एक ही या रिलीजन होता, एक ही धर्म होता, तो सिर्फ़ फिक्स टाइम में हुआ करती। लेकिन अब तो थ्रू आउट द ईयर कभी किसी धर्म का मेला आ जाता है, कभी किसी धर्म का फेस्टिवल आ जाता है, कभी कोई संस्कृति आ जाती है, कभी कुछ नृत्य त्योहार आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे थ्रू आउट द ईयर हमेशा फेस्टिवल का सीज़न रहता है और हमें भी अलग-अलग तरह की कम्युनिटी को देखने का मौका मिलता है। तो जब भी डाइवर्सिटी होती है, तो देश का विकास सबसे ज़्यादा होता है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical areas in which they live। और दूसरी बात ये है कि डाइवर्सिटी तब आती है, डाइवर्सिटी also comes about when people adapt। अडेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसको अनुकूल बना लेना, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना। तो डाइवर्सिटी तभी आएगी जब हम किसी दूसरे धर्म के अनुसार हमारे अपने आप को ढाल लेते हैं। देयर लाइव्स, उनके जीवन को, टू द जियोग्राफिकल एरिया in which they live। For example, living near the sea is quite different from living in the mountain area। जैसे समुद्र के पास में रहना और माउंटेन एरिया में रहना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यदि दोनों कम्युनिटी मिलती है, तो ये दोनों आपस में कुछ न कुछ सीखती है और दोनों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इनसे नए नई संस्कृति का विकास होता है। तो डाइवर्सिटी हमेशा जीवन में कुछ नई चीज़ ऐड करती है, नया हमें सिखाती है। आगे हम और पढ़ते हैं। Not only do people have different clothings and eating habits। जितनी भी डाइवर्स कम्युनिटीज होती हैं, अलग-अलग धर्म की संस्कृति कम्युनिटी होती है, उनमें केवल उनके पहनने के कपड़े ही अलग होते हैं, बल्कि उनके खाने की आदत भी अलग-अलग होती है। अलग-अलग तरह की आदत का, जैसे अब आजकल देखते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, हर तरह का आइटम देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया ने डाइवर्सिटी को जाना, समझा। पहले तो जिस स्थान पे रहते थे, एक तरह का खाना बनता था। मार्केट में भी उसी तरह की स्वीट मिला करती थी, है ना? अब हम सब लोग साउथ इंडियन फीड, नॉर्थ इंडियन फीड, चाइनीज़ फीड, अमेरिकन फीड, है ना? यूरोपियन फीड, इस तरह से बहुत कुछ हमें अलग खाने को मिलता है। बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू इज़ डिफरेंट। लेकिन जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो अलग-अलग है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईज़ी टू फॉरगेट हाउ क्लोज़ली पीपल्स lives are tied to their physical surroundings। शहरों में हम ये देखते हैं कि लोगों का जो जीवन तो है उनकी फिजिकल सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अटैच है। दिस इज़ बिकॉज़ इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। क्योंकि शहर के अंदर लोग अपना खाना, अपनी फसल, अपने अनाज नहीं बो सकता। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन मार्केट टू बाय ऑल फूड एंड अदर गुड्स
दैट दे नीड, इसलिए शहर में रहने वाले लोगों को सब कुछ मार्केट से परचेज करना पड़ता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से that historical and geographical factors से influences the diversity of region। अब हम ये समझते हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो फैक्टर हैं वो किसी क्षेत्र की डाइवर्सिटी को प्रभावित करती है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे करेला और लद्दाख। केरला जो है वो साउथर्न पार्ट, साउथ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत का सबसे किनारे वाला स्टेट है, और लद्दाख जो सबसे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। तो दोनों की कल्चर को हम समझते हैं, पता चलता है कि क्या होगा, है ना। लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इन एटलस। हम सब जानते हैं कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है इन केरला एंड लद्दाख। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical locations of these two regions would influences the following? क्या आप जानते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों की जो ज्योग्राफी लोकेशन जो है, भौगोलिक क्षेत्र जो है, अब हम देख सकते हैं लद्दाख के अंदर बर्फबारी होती रहती है, तापमान वहाँ कम रहता है, थ्रू आउट द ईयर ऐसी कंडीशन रहती है। जबकि हम केरला में देखते हैं वहाँ थ्रू आउट द सीजन बारिश होती रहती है और वहाँ धूप बहुत ज्यादा होती है, वनस्पति सघन है वहाँ पे, जबकि लद्दाख में वनस्पति है ही नहीं। लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, जो ऊंचाई पे स्थित है, पहाड़ी क्षेत्र का मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल का मतलब होता है कि वहाँ हरे घास की व्यवस्था न हो सके। हम देखते हैं इसको, दिस इज द एरिया ऑफ लद्दाख। आपने देखा होगा, देखो अब इसके अंदर कहीं भी आपको हरियाली नजर आती है? सिर्फ पानी हो जाने मात्र से नहीं होता, यहाँ पानी तो खूब होगा, है ना, लेकिन सोइल नहीं है, मिट्टी नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर मिट्टी तो खूब है लेकिन पानी नहीं है, तो डेजर्ट है ना। डेजर्ट का मतलब होता है बैरननेस, अनउपजाऊपन, अनउपजाऊपन, वहां कोई भी चीज नहीं होगी। इस एरिया में देखो कोई आपको हरी चीज बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं दिखती, जबकि पहाड़ी क्षेत्र जितनी भी होती है वो पेड़ पौधों से भरे होते हैं। तो दिस इज द डेजर्ट। लद्दाख एक अपने आप में डेजर्ट है ना। आगे और पढ़ते हैं हम, तो इस एरिया से हमें समझ में आता है द फूड पीपल ईट, यहाँ के लोग कैसे खाना खाते हैं, मतलब लद्दाख और केरला के लोगों के खाने में क्या क्या अंतर है। द क्लोथेस दे वियर, कैसे कपड़े पहनते हैं। लद्दाख के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जबकि केरला के लोग ठंडे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा होती है। द वर्क दे डू, किस तरह का काम वो करते हैं, ये चीजें हम आगे सीखेंगे। कंटिन्यू। लद्दाख इज ए डेजर्ट, मैंने अभी बताया था कि लद्दाख एक डेजर्ट है। लद्दाख इज ए डेजर्ट, ये दोबारा रिपीट हो गया होगा, लीव इट हियर। लद्दाख इज ए डेजर्ट in the mountain in the eastern part of the Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है ना। तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, चाइना की तरफ वाला पार्ट है। आजकल उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ही कम संभव है। आगे हम पढ़ते हैं। सिंस दिस रीजन डज नॉट अचीव एनी रेन, क्योंकि यहाँ बारिश भी नहीं होती है ना। इज कवर्ड इन स्नो, ये में सब स्नो से कवर्ड रहता है फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, पेड़ पौधे बहुत कम, जैसे हमने देखा अभी। एंड दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो क्या ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोग क्या करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो, लोग क्या करते हैं, बर्फ के पिघलने का इंतजार करते हैं। वो क्षेत्र बर्फ से तो ढका रहता है, लेकिन वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इसलिए लोग जब भी धूप आती है, मई जून अप्रैल और जुलाई के मंथ के अंदर, जब अर्थ मेल्ट होती है, तब वो लोग पानी की व्यवस्था कर पाते हैं ड्यूरिंग समर मंथ से। पीपल हियर कीप शिप्स, लोग भेड़े रखते हैं। शिप्स इन दिस रीजन्स आर स्पेशली बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, वो अलग तरह की वूल निकालती है, क्योंकि उनको ज्यादातर गर्म कपड़ों की जरूरत रहती है, तो गर्म कपड़ों के लिए ऊन की जरूरत पड़ती है। अगर वो यहाँ से ऊन खरीदेंगे तो इतना उनके पास सोर्स नहीं है, तो वो अपने पास वहाँ पहाड़ी भेड़े वहाँ पालते हैं। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना सोल कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर सर्दियों के महीने में तिब्बती लोग
कपड़े बेचने के लिए आते हैं, गर्म कपड़े बेचने के लिए आते हैं, वो वहीं से लाते हैं। वो लोग शॉल बनाते हैं, कंबल बनाते हैं पश्मीना की और यहाँ लेके आते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्टेड वूल ऑफ द शीप, वहाँ के लोग जो होते हैं भेड़ों की वूल को इकट्ठी करते हैं, सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर से जो ट्रेडर आते हैं उनको बेच देते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी, कश्मीरी लोग भी कम्बल बेचने आते हैं, तो वो उनको घर पे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखें। देन पश्मीना शॉल आर चीफली वूवन इन कश्मीर, कश्मीर में वो की जाती है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर खाते हैं। ये जम्मू कश्मीर की बात बताई जा रही है। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, सभी लोगों के पास कुछ कुछ बकरियां, काउज एंड डॉग्स। ये डोज का मतलब या काउज होती है वहां पे। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। डेजर्ट होने का मतलब ये नहीं कि वहां कोई भी लोग जाता नहीं है। देखिए वहां पे इट वाज कंसीडर्ड अ गुड ट्रेड रूट as it had been passage through which caravans traveled to which is today called Tibet। जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला पार्ट कभी सिल्क रोड का पार्ट हुआ करता था। विश्व में एक सिल्क रोड बहुत फेमस हुआ करती थी। भारत के उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से होकर के एक बड़ा रोड निकलता था, जो कि यूरोपियन कंट्रीज रोम तक जाया करता था। सभी लोग जैसे इंडिया के, मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो मेन ट्रेड रूट हुआ करता था। यदि राजस्थान के लोगों को कोई चीज बेचनी होती तो वो उस रास्ते पे जाके, उस रोड पे जाके अपनी शॉप लगाया करते थे, वहां अपने सामान को बेचते। वहां से जो ट्रेडर आते थे, है ना, जैसे चाइना से कोई यूरोप दायरा को सामान लेगी तो वहां से उस आवश्यक सामान को खरीद लेते थे। इस तरह से वो ट्रेड पॉइंट जो था एक एक्सचेंजिंग पॉइंट हुआ करता था। ये हम ट्रेड रूट में कभी पढ़ेंगे। इट वाज कंसिडर्ड गुड ट्रेड रूट एज इट had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet। तिब्बत से निकला करते थे। These caravans carried textiles, कपड़े ले जाया करते थे, spices अपने साथ ले जाया करते थे, raw silk and carpet अपने साथ में जाया करते थे। तो this is the part of the Silk Road। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत बाय लद्दाख। बुद्धिज्म जो लोग थे वो तिब्बत के माध्यम से लद्दाख पहुंचे, तिब्बत लद्दाख के माध्यम से पहुंचे। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड तिब्बत, लद्दाख को भी हम तिब्बत कह सकते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो। वहां 400 ईयर एगो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी सेटल होना शुरू हुई थी। देयर इज ए सफिशिएंट significant Muslim population there। Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems। लद्दाख के लोग ओरली बहुत कुछ गाना और पोइम गाना, सॉन्ग करना जानते हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक्स द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड सung बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। वहां पर तिब्बतन एक सॉन्ग है, नेशनल एपिक है, केसर सागा को मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग साथ साथ गाते हैं। ये दो कम्युनिटी जो है वो डाइवर्सिटी होने के बावजूद साथ साथ रहते हैं। केरला, अब हम बात करते हैं केरला की। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया, सबसे साउथर्न पार्ट है। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन द वन साइड और हिल ऑन अदर साइड। A number of spices like pepper, clove, cardamoms are grown on the hills। It is spice that made this region an attractive place for traders। स्पाइस की वजह से ये काफी स्थान प्रचलित में रहा। Jewish Arab traders were the first to come here। यहाँ से फॉरेनर ट्रेडर सबसे पहले आए। The apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। ये कहा गया है कि क्रिस्ट सेंट थॉमस सबसे पहले इंडिया में 2000 वर्ष पहले आए थे और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में क्रिश्चियनिटी को लाए थे, ऐसा माना जाता है। ये तिब्बतन लोग है जो वीविंग का काम करते हैं, बुनने का काम करते हैं। वहां पे इस तरह के कपड़े बुनते हैं और यहाँ ला करके अपने यहाँ सेल करते हैं। तो हमें समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। मैनी अरब ट्रेडर्स, बात केरला की चल रही है। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। लोग आए और यहाँ रुक गए। इब्न बतूता एक अलग अरबियन ट्रेडर था जो कि खिलजी के टाइम में आया था। हु ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल की स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल एल होगा, मुझे स्पेल बुक के अंदर ही है ये। हियर
ए लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो, है ना, जो 700 ईयर पहले यहाँ आया था। रोट ए ट्रेवलोग, ट्रेवलोग का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत को मतलब होता है कि यात्रा करते समय जो आदमी जो कुछ भी देखता है उसको लिख देता है, उसे ट्रेवलोग कहते हैं। इन विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। उन्होंने मुस्लिमों के बारे में लिखा और कहा कि ये सबसे रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। पुर्तगीज लोगों ने सबसे पहले भारत आने का समुद्री रास्ता खोदा टू इंडिया फ्रॉम यूरोपियन व्हेन वास्को डी गामा आया था 1498 में, लैंडेड विद हिज शिप हियर, सबसे पहले वहां पहुंचा था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ पीपल वहाँ पहुंचे थे, क्योंकि वहाँ इंडिया के लोग भी थे, अरबियन भी आए, क्रिश्चियन भी आए, यहूदी भी आए, है ना, सब आए, जू भी आए। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing fishing nets and are called China चिन्ना वाला, इनको चिन्ना वाला कहा जाता है। इवन utensil used for frying is called the चिन्ना चाती। It is believed that the word chin could have come from China। मतलब ये लोकल वर्ड वहां पे काम में लिए जाते हैं जो ये रिलेशन शो करते हैं कि चाइना से आए हुए शब्द हैं। वहां पर चाइना से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे ये इस तरह के फिशिंग, फिश को पकड़ने वाले जो नेट है वो चाइना में फेमस होते हैं, लेकिन इस तरह के नेट वहां भी पाए जाते हैं। इट मीन्स पहले लोग काफी गैदर्ड थे, इकट्ठे थे, मिले जुले रहा करते थे, एक दूसरे से सीखा भी करते थे। आगे हम देखते हैं The fertile land and the climate are suited to growing rice। वहाँ केरला के अंदर राइस पैदा करने की क्लाइमेट है। The majority of people here eat rice, fish and vegetables। ये चीजें वहाँ लोग खाते हैं। तो हमने एक लद्दाख और चाइना को पढ़ा, लद्दाख और केरला को पढ़ा, तो हमें काफी अच्छे समझ में आया। लद्दाख जो क्षेत्र था बिल्कुल बैरन था, बारिश भी नहीं होती थी, वहाँ के लोग जो थे जंगली जंगल में या अपने पालतू पशुओं पर निर्भर करते हैं और गर्म कपड़े बुनते हैं, बाकी देश में भेजते हैं। जबकि केरला के अंदर स्पाइसेस प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ की लैंड जो फर्टाइल है, यहाँ बारिश भी काफी होती है, यहाँ फिशरीज, नॉन वेज भी लोग खाते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, केरला और लद्दाख अपने जोग्राफिकल फीचर के हिसाब से भी बहुत अलग अलग हैं। The history of both regions have been similar cultural influences। Both regions were influenced by Chinese and Arab trade। हमने देखा है कि लद्दाख में तो लद्दाख के तो चलो हम ये मान सकते हैं कि चाइना नजदीक है इसलिए चाइना से प्रभावित है, लेकिन केरला जो है वो भी चीन से प्रभावित है, क्योंकि चीन के पास भी समुद्र एरिया लगता है तो फिशिंग का काम करते हैं और केरला में फिशिंग का होता है, तो इस फिशिंग के लिंक के हिसाब से वो दोनों अट्रैक्टेड है। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला व्हिच allowed for the cultivation of spice and the special geographical location of the Ladakh। It's wool that drew traded to regions। मतलब स्पाइस की वजह से केरला ने विदेशों के लोगों को अट्रैक्ट किया और लद्दाख ने कंबल की वजह से, ऊनी कपड़ों की वजह से लोगों को अट्रैक्ट किया। The influence of diverse culture is not merely a thing of past। ये जो डाइवर्स जो कल्चर की जो इन्फ्लुएंस है पास्ट का ही नहीं है। Our present lives are all about moving from place to place for work। With each move our cultural traditions and way of life slowing became part of the new place and we are in। अब हम भी काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते हैं, तो अपने साथ में अपने धर्म, संस्कृति, भाषा को भी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और जहां पर भी हम रहते हैं वो एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज। आवर डेली lives are about the way in which we do things together, hear stories about each other's lives। हम एक दूसरे के जीवन की कहानी सुनते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन को जानते हैं। तो जीवन में डाइवर्सिटी का होना बहुत ही जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। ये फिशिंग का है और ट्रेडिंग रूट भी था, इस तरह से लोग पहले ट्रेवलिंग किया करते थे। इसमें देखो मोटर नहीं लगी हुई है, सब लोग अपने हाथ में कुछ लिया हुआ है
उसे वोटर को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं और अपनी यात्रा को कर रहे हैं। ये पहले के ज़माने के ट्रैवलिंग सोर्सेस था। India's diversity has always been recognized as the source of its strength. अब देखिए, इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए मतलब अभिशाप या बुरी बात है। ये इंडिया के लिए हमेशा एक स्ट्रेंथ शक्ति रही है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश भारत में शासन किया करते थे, तो भिन्न-भिन्न धर्मों के, जाति के, क्षेत्र के लोगों ने एक साथ मिलकर के उनका विरोध किया। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में सभी कम्युनिटीज के लोग वहाँ इसमें सम्मिलित हुए हैं। They worked together to decide joint actions. वो लोग joint action के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। They went to jail together. वो साथ में भी जेल गए। They found different ways to oppose the British. उन्होंने अलग-अलग तरीकों से, क्योंकि सबकी संस्कृति अलग-अलग थी, सबके धर्म अलग-अलग थे, सभी के काम करने के तरीके भी अलग-अलग थे। इसलिए उन्होंने अलग-अलग तरीकों से ब्रिटिशर का विरोध किया। Interestingly, the British thought they could divide Indian because they were so different. इसलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडियंस को डिवाइड कर दिया धर्म के आधार पर, क्योंकि बहुत अलग थे। Then continue to rule them. फिर वो इस तरह से रूल करते रहे। But the people showed how they could be different yet be united in the battle against British. लेकिन लोगों ने ये बता दिया, सेम धर्म और भाषा के आधार पर कितने अलग क्यों ना हो, लेकिन हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में सब एक हैं। This song was sung after Jallianwala Bagh massacres. Massacres का मतलब होता है हत्याकांड। In अमृतसर, in which the British general opened fire on large group of unarmed peaceful people, killing many and wounded even more. मतलब ब्रिटिश जनरल था, जो जनरल डायर था, उसने वहां शांतिपूर्वक मीटिंग करे, लोगों पर गोलियां बरसा दी, बहुत सारे लोग मारे भी गए, घायल भी हो गए। मेन एंड वीमेन, Hindus and Sikh, Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. सब लोग, सभी कम्युनिटी के लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। This song was composed and sung to honor the memory of those brave peoples. और ये जो सॉन्ग जो है जलियांवाला हत्याकांड के लोगों के मेमोरी में गाया जाता है, ये सभी की बहादुरी की व्याख्या करता है। तो ये हमने पढ़ा कि भारत जो था, ये यूनिटी है यहाँ पे, कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत में यूनिटी बहुत ज्यादा है। पढ़ते हैं। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर्स इन अमृतसर विच ब्रिटिश और जनरल ओपन। ये रिपीट हो गया है यहाँ तक। गैदर्ड इन द ब्रिटिश, यहाँ तक रिपीट हो रखा है। इसको एक बार हटा देते हैं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं हम आगे से। Songs and symbols that merged to during the freedom struggle serve as a constant reminder to our country's rich tradition of the respect of the diversity. जो भी गाने, सॉन्ग और सिंबल जो मर्ज हो गए थे फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरेशन में, वो एक रिच ट्रेडिशन बन गया इंडिया की डाइवर्सिटी का। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? इट वाज एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। क्या आप भारतीय झंडे के बारे में जानते हैं, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में एकता का सिंबल था? जो सॉन्ग की हम बात कर रहे थे वो ये है। इन दिस बुक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज that Indian diversity is the something imposed from the outsider, but rather it was something deeper and within its fold। कि भारतीय जो विविधता है वो बाहर से नहीं थोपी गई है, ये भारत की संस्कृति के जड़ों में निवास करती है। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, कि यहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा सहनशीलता है। वो बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। कि यहाँ के लोगों में हर तरह की संस्कृति, भाषा, धर्म को स्वीकार करने की काफी सहनशीलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू delivering an Independence Day speech, it was Nehru who coined the phrase unity in diversity। और उसी दिन जब देश आजाद हुआ था, उसी दिन नेहरू ने ही एक अपने स्पीच में, ये भाषण में कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है। ये उस दिन की
बहादुर जिस दिन देश आजाद हुआ था। अब वो सॉन्ग क्या था वो बात करते हैं। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड। ब्लड का मतलब आंदोलन के दिन, जहाँ पे जब ब्लडिंग हुआ करती। ओ फ्रेंड, इन द मिड ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। एक परिवार दूसरे परिवार की दुख में अपने खुशी के आंसू बहा देता था। The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to late, we slept in the Liwala Park to light a lamp on this lovely grave, O friend. Blood of Hindus and Muslims flow together today. We show Kamal Sonk Lena, your robe in this river of blood, dear friend. Some wrote in jails while other lies in their graves. कुछ लोग जेलों में सड़ गए, कुछ लोग देश के लिए मर मिटे। Do shed a few tears for them, ओ फ्रेंड। क्या हम उसके लिए उनके लिए कुछ आंसू बहा सकते हैं? तो ये सॉन्ग है। आगे हम देखते हैं। ये इंडिपेंडेंस डे के दिन की गैदरिंग है, जब नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का स्पीच दिया था। वो इंडियन फ्लैग है। इस इंडियन फ्लैग को इतना आसानी से नहीं हासिल किया जा सकता था। इसके लिए बहुत गैदरिंग और बहुत ज्यादा लोगों का समर्पण चाहिए था। नाउ लेसन इज ओवर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। मैंने इस लेसन को बहुत ही बारीकी से, बहुत धीरे धीरे हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताया है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट, लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।